नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं एबीएस की नई क्लास, जिसमें आज हम डील करेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी जो एबीएस सेक्शन को बिलोंग करती है। दोस्तों तो बड़े ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग दोस्तों घरों के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन से घर कहाँ हैं। जैसे कश्मीर के घर कैसे होते हैं, आपके आसाम में घर कैसे बनाए जाते हैं। बांस घर बनाए जाते हैं, ज़मीन से 10 फुट ऊपर बनाए जाते हैं ताकि पानी से उनको दिक्कत ना हो, पानी वाले जानवर अंदर न प्रवेश कर सके। फिर मनाली के घर कैसे बनते हैं, पत्थरों लकड़ियों से। राजस्थान के घर कटीली झाड़ियों छत पर लगाए जाते हैं और मिट्टी से निर्मित किए जाते हैं। ये सब हमने क्लास 3rd के एनसीईआरटी में डील कर लिया था। आगे की क्लासेज हम इसमें देखते हैं। दोस्तों तो दिया है कि असम में बहुत अधिक वर्षा होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया था दोस्तों, लद्दाख में लोग, ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, लद्दाख में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रस्सी से बंधी लकड़ी की ट्रॉली का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें समझने वाली भी ये बात है कि यहाँ पे भी बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ से भी बांस और रस्सी का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ रस्सी और बांस से बने पुल का यूज हो रहा है और यहाँ पे लकड़ी बंधी लकड़ी की ट्रॉली का यूज होता है। दोस्तों तो ट्रॉली का यूज कहाँ हो रहा है, आपका लद्दाख में। कहाँ हो रहा है दोस्तों, लद्दाख। और ये कहाँ है आपका, असम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या, फिर से देख लिए, असम में बहुत अधिक वर्षा होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग करते हैं। और लद्दाख में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रस्सी से बंधी लकड़ी की ट्राली का उपयोग करते हैं। और असम में जितना ही अधिक वर्षा होती है, लद्दाख में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। सबसे शुष्क स्थान है भारत का कौन, लद्दाख। वहाँ बर्फबारी होगी लेकिन दोस्तों वर्षा बिल्कुल नहीं होती। ठंडा मरुस्थल भी कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, केरल के कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वल्लम की बनी छोटी नाव का उपयोग करते हैं। दोस्तों पूछ लेगा वल्लम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो केरल में किया जाता है। वो क्या होती है वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव। वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। क्या किया दोस्तों, बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। जुगाड़, इसे दूसरी गाड़ियों के पुर्जों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जुगाड़ का मतलब हो गया कि आगे जो स्वचालित, मतलब आपका मान लीजिए कि राजदूत या कोई भी जो दोपहिया वाहन होते हैं उसके इंजन लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं, पीछे लकड़ी कुछ बना देते हैं, उसको जुगाड़ बोलते हैं। तो क्या है दोस्तों, तो जुगाड़ जिसे दूसरी गाड़ियों के पुर्जों के एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसका आगे का हिस्सा मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना होता है। ये आपका कहाँ अधिकतर मिलेगा देखने को, उत्तर प्रदेश वगैरह में देखने को मिल जाएगा। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। अगर बर्फ ताजी है तो बर्फ में पैर धंस जाते हैं। जब बर्फ जमी होती है तब लोग फिसलकर गिर भी सकते हैं। तो लोग तो जब बर्फ जमी रहती है तभी क्या होता है, स्केटिंग जो होता है दोस्तों वो शुरू होता है। जैसे औली वगैरह में देख लीजिए, उत्तराखंड के औली जगह में स्केटिंग वगैरह भारत में होती है। मनाली में भी कई जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कान। देखिए दोस्तों, अब मैंने बताया था, अभी मैंने वही इसमें लिखे हैं दोस्तों जो फैक्ट है, जो हर बार पूछे जाते हैं। कान हमारी सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों में तुम कान देख सकते हो और कुछ में नहीं। जैसे पक्षियों के दोस्तों कान नहीं दिखाई देते, बिकॉज कान होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पंखों से ढके रहते हैं। पंखों से ढके रहते हैं। सांप के कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते। क्या नहीं होते दोस्तों, सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होते। कारण क्या है, इसलिए वो क्या कंपन को सुनकर रिएक्ट करता है। लोग बोलते हैं ना कि बीन बजाने पर सांप डांस करता है, जो सुनाई देगा तो डांस कैसे करेगा। जी नहीं, वो जब बीन बजाता है बीन को देखकर वो दोस्तों रिएक्ट करता है, उसको सुनाई थोड़ी देता है कि वो बीन बजा रहा है, क्या बजा रहा है। अगला है, एक पक्षी के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे मैंने बताया, अधिकांशतः ये पंखों से ढके रहते हैं या सुनने में पक्षी की मदद करते हैं, मतलब वही उसके कान हैं।
अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन ये उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि मगरमच्छ छिपकली के कान होते हैं, तो कई बच्चे हमने देखा ही नहीं तो कहाँ से कान होंगे। नहीं, मगरमच्छ छिपकली पक्षियों के भी कान होते हैं, लेकिन जितने छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देते आसानी से। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे चलते हैं। जानवरों की खाल पर अलग अलग डिजाइन उनके शरीर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो जानवरों पे आपने पैटर्न देखा, जैसे गाय पे, जो कुत्तों पे, गाय पे, शेर पे, टाइगर्स पे, हिरन पे, जितने भी जानवर होते हैं उस पर अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। तो डिज़ाइन क्यों होते हैं? इस डिज़ाइन इसलिए होते हैं दोस्तों, ताकि ये सबसे पहली बात तो ये डिज़ाइन इसलिए होते हैं कि ये बाल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछे तो ये उनके शरीर पर ये जो डिज़ाइन होते हैं ये उनके बालों के कारण होते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों ये उनके बालों के कारण होते हैं। और उस तरह देखा जाए पर्यावरण अनुकूलन के लिए भी होता है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है इसमें कि जानवरों की खाल पर अलग अलग डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। ऐसे जानवर जिनके कान तुम देख सकते हो उनकी खाल पर बाल होते हैं और वे बच्चे पैदा करते हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, जिन स्तनपायी के ये कान होंगे, जैसे हमारे कम लोग के कान हैं, ऐसे कान होंगे वो बच्चे पैदा करेंगे। जिनके कान नहीं होंगे वो अंडे देंगे। और देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। जैसे छिपकली हो गई, पक्षी हो गए दोस्तों, इनके कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। लेकिन जिनके कान होते हैं और जो दिखाई देते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे शेर हो गया, आपके तेंदुआ हो गया, गाय हो गई, ये सब उनके कान दिखाई देते हैं बाहर, इसलिए वे बच्चे पैदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज सीटेट वाले क्वेश्चन में आया था दोस्तों। ये आपका ये क्वेश्चन जो है आपका आज के सीटेट 20 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था दोस्तों। ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्या तो कि ऐसा पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाया जाने वाला स्तनधारी जानवर कौन सा है? तो हाथी है। देखिए इसके सबसे एक एक बात देखिए दोस्तों, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, मतलब मिनिमम 100 किलो खाएगा। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करता, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक, मतलब अधिकतम पत्तियां खाता है। एक हाथी अधिक आराम नहीं करता, वह दिन भर में 24 घंटे में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। उसके कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। क्योंकि हाथी का वेट दोस्तों बहुत बड़ा होता है, 6 कुंटल तक होते हैं हाथी, मतलब लगभग 600 किलो के। तो इसलिए जितना ही ज़्यादा शरीर होगा, जितना ही फैट होगा, उतना ही गर्मी होगी, इसलिए पानी में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनका आप देखे होंगे हाथी के कान बड़े लंबे लंबे होते हैं। वो किस लिए होते हैं दोस्तों? जब इनको गर्मी लगती है तो वो ऐसे कान को हिलाते हैं ताकि वो उनके टेम्परेचर को कम करने में, मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, जानवर झुंड में मिलजुल कर खाने की तलाश में घूमते हैं। देखिए दोस्तों, हाथी क्या है? हाथी हमेशा समूह में रहते हैं और हाथियों के समूह का जो लीडर होता है वो क्या होती है? हथनी होती है। और ये 15-16 का इनका ग्रुप होता है। और जैसे हाथी 14-15 साल से अधिक हुआ वो उनको ग्रुप से निकाल देते हैं, मतलब वो ग्रुप से अलग हो जाता है। देखिए, जानवर झुंड में मिलजुल कर खाने की तलाश में घूमते हैं। हाथियों का झुंड, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा।
झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है झुंड की नेता होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तीन महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। मतलब हाथी जब बच्चा देता है वो 3 महीने का जब होगा तो उसका वजन कितना होगा दोस्तों? लगभग कितना होगा? 200 किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए खेजड़ी पेड़। दोस्तों इस पे कहानी है क्या, जो एक देखिए जोधपुर के राजा को महल निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। और जो आपको पता है दोस्तों राजस्थान में बहुतायत रूप में पाया जाने वाला कौन सा पेड़ है? खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी के पेड़ की एक विशेषता होती है, इसमें कीड़े नहीं लगते दोस्तों। इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और न कभी सड़ता नहीं है। तो जोधपुर के राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ महल का निर्माण करना है, लकड़ियाँ लेकर आओ। तो अब खेजड़ी के पास ये गाँव है खेजड़ली, जहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। तो यहाँ सैनिक गए और पेड़ काटने के लिए बोलने लगे, तो वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। तो जब राजा के जो सैनिक थे नहीं माने, तो वहाँ की औरतें बच्चों में 363 महिलाओं के साथ अमृता बिश्नोई ने पेड़ों को पकड़ के चिपक गई। उनकी जो उनकी 2 बेटियाँ भी साथ में थी और अपने ने प्राण की आहुति दे दी। फिर राजा आया, फिर बंद करा दिया और तब से वहाँ पे खेजड़ी जो पेड़ हुआ था वहाँ का राज्य वृक्ष है। और दोस्तों वहाँ पे बिश्नोई समाज जो है सबसे प्रसिद्ध है वन रक्षा के लिए और जानवरों की रक्षा के लिए। इसीलिए दोस्तों जो बिश्नोई समाज है आपका, बिश्नोई समाज, ये आपका क्या है, हमेशा प्रयत्नशील रहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और आपका अमृता बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है वन संरक्षण के लिए। तो दोस्तों वही सिम पूछ रहा है कि खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं या पानी की अधिक मात्रा न होने पर भी उग सकते हैं। कारण क्या है दोस्तों कि पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, जहाँ खिजड़ी का पेड़ होगा उसके नीचे निश्चित पानी होगा, बिकॉज जो खिजड़ी के पेड़ की जो जड़ें होती है बहुत अंदर तक जाती हैं। तो पहले के ऋषि मुनि भविष्यवाणी करते थे कि हाँ इसके नीचे पानी मिलेगा। तो कोई भविष्यवाणी नहीं होता दोस्तों, आप भी बता सकते हो जहाँ खिजड़ी का पेड़ होगा उसके नीचे पानी होगा, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे होंगी और खिजड़ी का पेड़ वहीं उगेगा जहाँ नीचे पानी होगा। तो खिजड़ी के पेड़ कहाँ है दोस्तों? इलाके में पाए जाते हैं या पानी की अधिक मात्रा न होने पर भी उग सकते हैं। खिजड़ी के पेड़ की छाल दावा बनाने के भी काम आती है। आज लोग इस पेड़ की फलियां पकाकर इन्हें खाते हैं। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। यहाँ रहने वाले जानवर इसे पेड़ की पत्तियां खाते हैं। पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम इनके बिना नहीं रह सकते। किसने कहा दोस्तों? होती है बिश्नोई समाज का कथन है, बिश्नोई समाज। और दोस्तों और इसके गुरु कौन है? तो ऋषि जाम्बे इसके गुरु हैं। नेक्स्ट है हमारा खेजड़ली गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। अभी मैंने बताया जैसा आपको कि खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इसका नाम खेजड़ली पड़ा। यहाँ के लोगों की बिश्नोई कहा जाता है। ये पौधे और जानवर की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के मध्य होने पर भी यह इलाका हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं। बता दिया दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ सकता है शिफ्ट में, इसको इम्पोर्टेंट मान कर लीजिएगा। बोचाहा कौन सा गाँव दोस्तों? बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। इस जगह पर लीची के बहुत से पेड़ हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। और आपको पता है लीची से दोस्तों मधुमक्खियाँ सबसे अधिक रस कहाँ से इकट्ठा करती हैं? लीची के पेड़ों से। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग दोस्तों? बोचाहा गाँव बिहार के लोग। कह रहा है क्या? मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर, ये पूछ लेता है दोस्तों कि कौन सा सबसे मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है दोस्तों? तो अक्टूबर से दिसंबर तक के समय में अंडे देती हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो कभी क्या करते? कोई काम नहीं करते। दोस्तों ये आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे क्लास 4th में, एक चैप्टर होगा दोस्तों शाइनिंग गर्ल स्टार करके, उसमें ये दिया हुआ है। सूर्यमणि देख लीजिए, कर्णम मलेश्वरी देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए आपका ये मधुमक्खी वाला, इसका पूरा
एक चैप्टर दिया हुआ है, वहीं से ये चैप्टर उठाया गया दोस्तों। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, या दिन भर काम करती हैं। इनके काम कुछ इस प्रकार के होते हैं। क्या ये छत्ते बनाती हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं। ये फूलों के रस को ढूंढने के लिए उनके आसपास मंडराती हैं। ये शहद बनाने के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। और दोस्तों जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि क्या है, शहद मिल गया है। जब इस जगह पे शहद का वो है। तो दोस्तों सारा काम कौन करती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या बात है दोस्तों, जो रानी मक्खी होगी वो काम नहीं करती है। वो क्या करती है, केवल वो प्रजनन करती है। और सारे काम कौन करती हैं? आपके मादा मक्खी करती है। नर मक्खियों का काम क्या होता है दोस्तों, वो कोई काम नहीं करते, उन्हें बस बैठाया जाता है और रानी मक्खी उनमें से किसी एक को चुनती है और उसके साथ आपका अपना मतलब प्रजनन करती है, मेल्टिंग करती है। और उस एक बार मेल्टिंग करने के बाद उस मक्खी को नर मक्खी को हटा दिया जाता है। और नर मक्खी को ये भी नहीं पता होता कि रस कैसे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद वो छत्ते पर मटराते मटराते वहीं पे मर जाता है, फिर उसे अंदर नहीं लेती हैं। सब ये नियम होता है इन सबों का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा काम करने वाली मक्खी छत्ते के लिए बहुत जरूरी होती है। यह न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये भी पूछा था कि उस बक्से की कीमत कितनी होती है दोस्तों, 2000 रुपये की एक बक्से आते हैं। 2000 रुपये का एक बक्सा आता है, उसी में मधुमक्खियों को पाला जाता है दोस्तों। अब मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इस तरह समूह में रहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था सीटेट वाले में 16 तारीख वाले में कि कौन झुंड में रहता है। तो दोस्तों कौन कौन रहता है, दीमक रहता है और ततैया रहता है, चींटी रहती है और मधुमक्खी रहती है, बस। और कोई जानवर समूह में नहीं रहते, ये चारों समूह में रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा चमकता सितारा। बताया तो मैंने उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। दांडी यात्रा जो गांधी जी की उसमें से चैप्टर्स है दोस्तों। गांधी धाम कहाँ है, अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। मडगांव गोवा के राज्य में है। मडगांव कहाँ है दोस्तों, गोवा राज्य में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। पूछ सकता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा कि गोवा से केरल तक के रास्ते में क्या है, 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। नेक्स्ट है हमारा मलयालम में मां की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वलियम्मा। वलियम्मा मलयालम में माँ के बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। और माँ की माँ माने नानी को क्या बोलते हैं, अमुम्मा। क्या बोलते हैं, अमुम्मा कहते हैं। केरल में लोग पानी को पार करने और दूसरी तरफ जाने के लिए क्या यूज करते हैं, फेरी मतलब नाव का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे टाइम टेबल से हमें प्रत्येक रेल की जानकारी मिलती है, जैसे स्टेशन संबंधित, ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी। हम हर साल सीटेट से 1-2 क्वेश्चन दोस्तों ट्रेन पे आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था इस बार, पिछली बार तो आता है, इस बार भी अभी बहुत सारे सीट बचे हैं दोस्तों, किसी में भी पूछ लेगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, मतलब ये जो उठाते हैं ना वेट लिफ्टर, भारोत्तोलन। ये यह क्या है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये देखिए दोस्तों, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल, कितने मेडल दोस्तों, 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इसी तरह सुनीता विलियम्स के बारे में पूछ सकता है दोस्तों, सूर्यमणि के बारे में पूछ सकता है, बचेंद्री पाल के बारे में पूछ सकता है। कई सारे शाइनिंग गर्ल स्टार जितने भी दिए गए एनसीईआरटी में दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है।
अगला देखिए दोस्तों, उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है, उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है दोस्तों। यह आज के क्वेश्चन, यह आज ही क्वेश्चन आया था दोस्तों, आज 20 दिसंबर वाले, क्योंकि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में है। यह फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है मधुबनी। मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है, ये बिहार में है। मधुबनी नाम एक जिला है जो त्योहारों खुशियों के मौके पर दोस्तों मधुबनी जिला है बिहार में। यहाँ पे की चित्रकला, जो मधुबनी चित्रकला है, बहुत फेमस है। यहाँ पे प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, ये हल्दी के हुए और चुकंदर वगैरह के, चाहे मतलब जो भी प्राकृतिक रंग है उससे मिलकर ये पेंटिंग की जाती है। इसमें मछलियों के, आदमियों की पेंटिंग, तरह तरह की पेंटिंग की जाती है दोस्तों। ये मधुबनी कहाँ का है, ये फेमस बिहार का है। यहाँ वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। दोस्तों इसको देख लीजिएगा ध्यान से, कि पूछ देगा कि मधुबनी की कला कहाँ की फेमस है, तो बिहार के। इसमें कैसे रंग का यूज होता है दोस्तों, तो प्राकृतिक रंगों का यूज होता है, जिसमें हल्दी, चावल के घोल, पेड़ों के रंग, फूलों के रंग आदि मिलाकर पेंटिंग की जाती है। हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार है। फूलों को खाया भी जा सकता है और बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। सही बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है दोस्तों। कहाँ? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, बिल्कुल यहाँ हमारे वहाँ भी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी बनाए जाते हैं। कुछ फूलों की सूखी सब्जी, सालन, तरीदार सब्जी और चटनी बनाई जाती है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। फूलों का इस्तेमाल बहुत सी दवाई बनाने में भी किया जाता है। बहुत से फूल जैसे गुलदावरी, जिनिया से रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इससे कुछ बूंदे नींबू की डालो। सर्दियों में इसका इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें, इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा फटती व सूखती नहीं है। तो सर्दियाँ हैं दोस्तों, यूज कीजिए। अगला देखिए, इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दोस्तों? तो कन्नौज। आपको सबको पता है कन्नौज किस लिए फेमस है? आपका इत्र के लिए। और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर इत्र बनाने के लिए पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले इत्र कौन बनाया दोस्तों? शाहजहां, मेहरुनिशा, पत्नी मेहरुनिशा ने बनाया था। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें परागकण कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए फूल है, मान लीजिए सपोज दैट ये फूल है, तो इसमें दिया एक पत्ता निकला था ना छोटा हल्का हल्का, वो क्या होता है? परागकण होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है हमारा, गांवों में फर्श की लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से की जाती है। इससे कीड़ा नहीं लगता दोस्तों। ये पूछ सकता है कि गोबर से गांव में लिपाई करने के क्या कारण है, तो उससे क्या एक फायदा होता है दोस्तों? क्या? कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ियां दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं। लोग नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए करते हैं, जैसे कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने और बर्तन साफ करने के लिए। इस प्रकार की गतिविधियां पानी को गंदा करती हैं। नदियों का पानी बदलता रहता है क्योंकि यह कई जगहों पर बहता है। तालाब और झीलों का पानी भी इन्हीं कारणों से गंदा रहता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कुछ हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें पीने से पहले पानी को साफ करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना दोस्तों। जिस पानी में बीओडी की मात्रा मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, वो पानी गंदा हो जाता है, ये सबको पता है। तो क्लोरीन डाल के साफ किया जाता है। पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल जाती है। खरपतवार खेत या बगीचे में अपने आस उग जाती है, इन्हें उगाया नहीं जाता। खरपतवार निकालना जरूरी है ताकि सारा खाद पानी खरपतवार न ले। अगर खरपतवार ज़्यादा हुई तो पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे। मतलब जिस खेत में दोस्तों खरपतवार ज़्यादा है, कोई फसल बोई रखी है आपने और पानी चलाएंगे तो सारे
पानी का अधिक भाग तो खरपतवार ले लेगा, इसलिए खरपतवार को निकालना चाहिए ताकि जितना पानी हम दे रहे हैं वो हमारे पौधों को मिले, ना कि खरपतवार को। प्याज की फसल में प्याज के बीज, दोस्तों हाँ देखिए क्वेश्चन पूछाता है दोस्तों हमेशा कि प्याज की क्या है। तो दोस्तों प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने पर सूखने लगती हैं तो प्याज निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं। प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार खूंटी, लोहे की छड़ का इस्तेमाल मिट्टी की खोदने और ढीला करने और नरम बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि प्याज की फसल में प्याज की क्या बोए जाते हैं, बीज बोई जाती है। प्याज क्या है, जड़ है, तना है, ये सब दोस्तों आता है। अगला है दोस्तों, इलिगो का इस्तेमाल प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। कुरिगो हल जैसा दिखने वाला है। तो दोस्तों तब पूछ सकता है कि इलिगो आपका दोस्तों पूछ सकता है इलिगो कुरिगो ये क्या है। तो दोस्तों ये प्याज की खेती में काम आने वाले औजार है। अगला है दोस्तों हमारा, गीजूभाई बघेला गुजरात में रहते थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी। गीजूभाई बघेला गुजरात में रहते थे, उन्होंने बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो पूछ सकता है कि ये कहाँ किस राज्य से संबंधित हैं। तो इसको आप बस ये बात ध्यान दे दीजिएगा कि गीजूभाई कहाँ के रहने वाले थे, तो गुजरात के रहने वाले थे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। बिल्कुल। कोयल मीठा गाती है, वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, मैंने बताया था दोस्तों। वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, उसे लगता है कि मेरा ही अंडा है, लेकिन बाद में पता चलता है वो कोयल का अंडा है। तो पूछ सकता है दोस्तों कौन सी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। अब दोस्तों ये देखिए कौवा कहाँ बनाता है, तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है दोस्तों, कौवा बनाता है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या कटीली झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है ताकि वो सांप बिच्छू आदि से अपने अंडे की रक्षा कर सके। तो कौन है दोस्तों, वो फाख्ता पक्षी बोला जाता है। कौन सा पक्षी है दोस्तों, वो फाख्ता पक्षी है, डव। अगला है गौरैया हमारे घर में आसपास दिखाई देती है, वो कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के आईने के पीछे, घर के दीवार के आले में। तो हम लोग को देखते हैं दोस्तों, हम लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो गांव में सब लोग देखते होंगे दोस्तों, गांव में छज्जे पर, पुराने मकान के ऊपर, ऐसे में कब क्या गौरैया अपना घोंसला बनाती है। कबूतर भी अपना घोंसला बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं जहां आमतौर पर ये अपना ये पुराने खंडहरों में, दीवारों, पुराने मकानों में बनाते हैं दोस्तों। ये कबूतर अपना कहाँ बनाते हैं, घोंसला, पुराने मकानों वगैरह में अपना घोंसला बनाते हैं। ये देखिए आपका बस गौरैया बसंत गौरी को गर्मियों में टुक टुक की आवाज लगाते हुए सुना जाता है। ये अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती है, जिसे उड़ पीकर बोलते हैं। दर्जिन मैंने बताया दोस्तों, दर्जिन चिड़िया अपनी मुकीली चोंच का इस्तेमाल झाड़ी की पत्तियों को एक साथ सीने के लिए करती है और उसके बीच में बनी थैली के अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला है। अब देखिए दोस्तों, शक्कर खोरा आपने देखा होगा दोस्तों, गांव में खास तौर पे ये आपके यूकेलिप्टस के पेड़ पे, तरकुल वगैरह के पेड़ पे एक लटकता हुआ घोंसला दिखेगा आपको, ऐसे लगेगा कि उसमें टोपी है, उसमें लटक रहा है। वो कौन सा पक्षी बनाता है दोस्तों, शक्कर खोरा पक्षी बनाता है। कौन सा पक्षी बनाता है दोस्तों, शक्कर कोरा पक्षी बनाता है। ये झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, तो ऐसा दोस्तों पूछा गया है कि बाल, बारीक घास, पतली रुई आदि का मुलायम घोंसला कौन सी पक्षी बनाती है, जो तो कौन सा पक्षी है दोस्तों, शक्कर कोरा पक्षी है। देखिए रुई पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़े की चिथड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी की जाले भी होते हैं। अगला है नर वीवर बुनकर पक्षी खूबसूरत से बुने हुए घोंसले बनाता है और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखते हुए उनमें से जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। दोस्तों एक वीवर पक्षी होता है, वो कई घोंसले बनाता है, एक साथ 4-5 घोंसले बनाएगा और उसकी जो मादा वीवर होगी वो उस घोंसलों में सबसे अच्छा जो घोंसला होगा उसी में वो अपने अंडे देती है।
मतलब चॉइस की बात है। पक्षियों के बहुत से दुश्मन होते हैं जो मनुष्य और जानवर भी, कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं, इसलिए इतना वो ध्यान देते हैं दोस्तों घोंसला वोसला बनाने में। अगला है हमारा, गाय के आगे दांत छोटे होते हैं जिनसे वो पत्तों को काटती है, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है, ये सीटेट आज ही के आज 20 दिसंबर सीटेट में आया था ये क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी जानवर है जिसके दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आता है। दोस्तों कौन है वो? बिल्ली। सांप के दांत होते हैं नुकीले, पर वह अपने क्या होते हैं दोस्तों? सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। और सांप के दांत 2 खोखले होते हैं दोस्तों, जिससे वो जहर वो निकालता है। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो ये आपको पता चली गया होगा दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए इन्हीं चीज़ों को दांतों से काटना और कुतरना पड़ता है ताकि इनके दांत घिसते रहें। तो पूछ सकता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने दांत को बढ़ने के कारण हमेशा कुतरता रहता है। तो कौन है? गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि वो दांत घिसते रहे। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, नलमाड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गाँव महाराष्ट्र में है और पम्पफ्रेट मुंबई में है। दोस्तों ये एक छोटी सी बात रही। ये देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जब हमें दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है अगर हम देखभाल नहीं करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। अगर तभी उल्टी और दस्त हो तो हमें खूब पानी पीना चाहिए। पानी में कुछ मात्रा में नमक व चीनी भी मिलानी चाहिए। पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए। देखिए, होलगुंडी कर्नाटक में यहाँ बच्चों की पंचायत को, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। क्या कि भीमा संघ कहाँ है दोस्तों? तो भीमा संघ कहाँ है? तो आपका होलगुंडी कर्नाटक, माने कर्नाटक का एक जगह है होलगुंडी, वहाँ पे भीमा संघ है। भीमा संघ ये बच्चों की पंचायत है, इसको नोट कर लीजिएगा। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा गहरी और लंबी घास की जड़ें जमीन के नीचे फैली होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब पूछ लेगा दोस्तों ओक कहाँ? रेगिस्तानी ओक। तो बहुत से बच्चे एक कंफ्यूज हो गए थे कि रेगिस्तानी ओक तो रेगिस्तान में ही पाया जाएगा। जी नहीं दोस्तों, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कक्षा की दीवार के लगभग होती है। इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इससे पेड़ की जड़ें जमीन में उस लंबाई तक गहरी जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि वैसा कौन सा पेड़ है जो अपना पानी पेड़ अपने तने में जमा करता है, जिससे बाद में पाइप लगा कर निकाल के पी जा सकता है, जिसकी जानकारी होती है। तो कौन सा दोस्तों? ओक का पेड़ है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस इलाके में लोग यह जानते थे जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था तो वहाँ के लोग इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसे पानी के पीने के लिए निकाल लेते थे। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। अगला है बिहू। देखिए बिहू क्या है दोस्तों? बिहू असम का एक खास त्यौहार है। यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। दोस्तों पूछ सकता है उरुका क्या है? तो बिहू की जो पिछली वाली शाम होती है उसे क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है। कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? असम का त्यौहार है। तो या भाषा त्यौहार थोड़ा याद कर लीजिएगा। इस दिन लोग अस्थायी मेला घर बनाते हैं, यहाँ सामूहिक दावत करते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली और दूसरी तिथि को क्या कहा जाता है? माघ आसामी कैलेंडर को का 10वां महीना है। ये चावल किस्म है दोस्तों? कौन? बेरा पूछ देगा। बोरा और चेवा क्या है? तो बोरा और चेवा आसाम के चावल की एक किस्म है। क्या दोस्तों? चावल की एक किस्म है जो असम में खाया जाता है। ये चिपचिपे चावल होते हैं। बिहू के दिन इसी को बनाया जाता है दोस्तों। चेवा चावल बिहू व्यंजन। लोग आग जलाते हैं और एक बड़े कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं, फिर उस पर भीगे हुए चावल से भरी कढ़ाई रखते हैं और केले के पत्तों से ढक देते हैं।
मतलब बिहू के दिन यही खाते हैं। कौन सा चावल दोस्तों, आपका कौन सा चावल खाते हैं, देखिए बोरा और चेवा। मिड डे मील प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, ये सभी बच्चों का अधिकार है। ये आपका NPE का, ये RT का है, आपका RT 2009 का ये कार्यक्रम है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने को खाने को लंगर कहा जाता है। कड़ाहा प्रसाद एक प्रकार का हलवा है जो आटा, घी, चीनी और पानी से बनता है, ये उतना जरूरी नहीं है दोस्तों। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के हाँ देखिए आया था दोस्तों पिछले वाले सीटेट में, हो सकता है किसी शिफ्ट में आ जाए। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है दोस्तों। कांजीवरम आपने सुना होगा, कांजीवरम, पोचमपल्ली आपका साउथ की साड़ियाँ हैं। आपका चंदेरी साड़ी कहाँ के दोस्तों, मध्य प्रदेश की है, तो सब याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले धागे की लड़ियों का उबले हुए पानी में डालकर देखें कैसे बनता है। तो सबसे पहले धागे की लड़ियों को उबले हुए पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोए जाते हैं, फिर धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है। उसके बाद उन्हें सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। धागों की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इसमें कपड़े बुने जाते हैं। रेशमी कपड़े, साड़ियाँ रेशम के धागों से बुनी जाती हैं। सूती धागों से साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें आदि बुनी जाती हैं। तब जाके क्या होता है दोस्तों, मतलब पोचमपल्ली याद रखिएगा, कांजीवरम याद रखिएगा। मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई को और कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं दोस्तों। ये मिलान के लिए दे दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तान इलाके में है। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती वहाँ। आबू धाबी क्या है दोस्तों, ये गल्फ कंट्री है आपका। कहाँ, कौन सी कंट्री है दोस्तों, गल्फ कंट्री है। वहाँ ना बारिश है, न नदियाँ हैं, न झील है, न ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, बल्कि वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। रेगिस्तान में केवल एक ही प्रकार के पेड़ देखे जा सकते हैं दोस्तों, खजूर के पेड़, क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। रेगिस्तान में खजूर आसानी से मिल जाता है। रेत के टीले जैसे पहाड़ जो केवल रेत से बनते हैं। अबू धाबी में उपयोग किया जाने वाला पैसों को दिरहम कहा जाता है। मतलब अबू धाबी में कौन सा पैसा चलता है दोस्तों, दिरहम, और उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। दिरहम हुआ, दिनार, वो सब गल्फ कंट्री के पैसे हैं। रियाल हुआ, ये सब कहाँ है, गल्फ कंट्री के पैसे, माने यूएई कंट्रीज हैं। गर्मी के कारण लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते, वहाँ सब होते हैं या अंदर पाया क्या होता है दोस्तों, अंदर एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, साफा जिसे बोलते हैं। पूरी शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं, इससे तेज धूप से बच जाते हैं। थन्ना मंडी जम्मू के राजौरी जिले में है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा, देखिए दोस्तों अब दूसरा चैप्टर शुरू हो गया ये। चलिए थोड़ा सा बचा दोस्तों, कर लेते हैं दोस्तों। देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म एक ऐसी महिला हैं, देखिए महिला हैं जिन्होंने गर्ल स्टार, शाइनिंग स्टार में है दोस्तों, ये भी परेड की कमान संभाली। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। पूछ सकता है दोस्तों कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म संबंधित हैं, तो क्या है, भारतीय नौसेना में क्या है, वो डॉक्टर हैं, पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करते हैं। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि कहीं गंदगी न फैले और न चूहे आए। जब परेड होती है तो उसके पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी जाती हैं। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है दोस्तों, वो खत्म हो गया। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाई देता है। इसका टप्पो पुल गांव लद्दाख में, पूछ सकता है दोस्तों इसकी टप्पो पुल कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, वो लद्दाख में है। तो यहाँ पे दोस्तों 4th NCERT आपका पूरा समाप्त होता है। वीडियो एक बार दोबारा और देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा, बस देख लीजिएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे, बस एक बार दोबारा देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब के लिए